हेलो माय लवली ऑडियंस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है HPPGD कमीशन के पेपर चल रहे हैं, है ना। अभी कॉमर्स का पेपर हुआ था, अभी नेक्स्ट संडे को जो है वो मैथ्स का पेपर है और अपकमिंग वीकेंड्स पे आपके इस तरह से वेरियस सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम है। तो उससे रिलेटेड हम मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें आपका जो पेपर 2 है उसमें बीएड का जो पार्ट आना है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहेगा और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी मैं इसमें इंक्लूड करती रहूँगी, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से हो पाए। ठीक है। क्वेश्चन जो है इन्होंने मिक्स ही पूछे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के मिक्स ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। एजुकेशन साइकोलॉजी का टॉपिक इन्होंने दे ही रखा था, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है मतलब जो साइकोलॉजिकल बेसिस है एजुकेशन के, वहाँ से क्वेश्चन है। एजुकेशन साइकोलॉजी ब्रांच है। ठीक है, तो ये किसके साथ स्पेशली डील करती है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी जब आ गया, ये किसके साथ डील करेगी? ह्यूमन लर्निंग के साथ ये डील करेगी, है ना। बाकी सारी स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट बनता है आंसर इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, या वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे ह्यूमन लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड एजुकेशन। आपको पता है बच्चा स्कूल से पहले ही फॉर्मल तरीके से जब उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, उससे काफ़ी पहले ही वो उसका एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट स्कूल उसका किसे माना जाता है? फैमिली को, जहाँ से उसका सोशलाइजेशन होता है। बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी फैमिली से सीख के आया होता है, फिर अपने नेबरहुड में एंटर करता है, स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, तो वहाँ से स्कूल से फॉर्मल तरीके से उसका एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। बट फर्स्ट स्कूल के बारे में बात करें तो फैमिली को फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। नेक्स्ट है, द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज़्म इज कॉल्ड। बुद्धिस्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दे रखा था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन है। जब उस सेरेमनी को क्या कहा जाता है जब ये बुद्धिस्ट एजुकेशन की इनिशिएशन होती है, शुरुआत होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? बाजा कहा जाता है। इसका मतलब है गोइंग आउट और टू गो फोर्थ, है ना। पिछले मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप है उनको छोड़कर अब अगले तरफ बढ़ना, है ना। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट वॉज कॉल्ड द मगना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये आपको करा रखे ऑलरेडी, एक बार ज़रूर जो भी हमने सारे लेक्चर्स किए हैं, ठीक है, HPPGT बीएड पार्ट की प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार चेक कर लेना, उसे गो थ्रू कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हैं, ठीक है, हमने किए हुए थे क्वेश्चन। तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है ना। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू BF स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ। लर्निंग और टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको दे रखा था। लर्निंग की वेरियस थ्योरीज आती हैं, जिनमें से एक स्किनर की भी थ्योरी है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। तो इसमें इन्होंने क्या बात की थी? जितने भी जो बिहेवियरिस्ट हैं, मतलब स्किनर एक बिहेवियरिस्ट हैं, पावलोव, थॉर्नडाइक सारे बिहेवियरिस्ट हैं, और ये इमिटेशन, नकल के बारे में बात करते हैं। स्किनर ने स्पेशली रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, क्योंकि है तो ये भी एक तरह की लर्निंग ही है, तो डेवलपमेंट ऑफ जो लर्निंग है, या सॉरी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है बच्चों में, बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग वो इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट, प्रैक्टिस, रिपीटिशन, इन सब से होती है। ठीक है, तो इसका राइट का आंसर क्या आ जाएगा? इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। क्योंकि आपको पता है बच्चा इमिटेट करता है, नकल करता है, आपको बोलते हुए सुनेगा, उसी तरह बोलने की ट्राई करेगा, और आप अगर इनक्रेज करोगे, उसे रीइंफोर्स करोगे, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है ना। तो मेनली रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो स्किनर के अंडर आता है। बाकी इमिटेशन की बात बाकी बिहेवियरिस्ट भी करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, व्हाट आर OER। OER के बारे में हम बात करें तो OER जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी हमने जो टेक्नोलॉजिकल बेसिस और इनिशिएशन था, इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने के लिए, उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर रखी है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? ओपन एजुकेशन रिफंड, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑनलाइन ई लर्निंग रिसोर्सेज, या ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो आई थिंक इजी है इस क्वेश्चन का आंसर, अभी तक आपने कर भी दिया होगा। OER की फुल फॉर्म ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो अलग अलग रिसोर्सेज बनाए गए हैं,
चाहे ओवरऑल वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसके अंडर अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जो बच्चा रेगुलर तरीके से स्कूल नहीं आ पाता वो घर बैठ कर ही पढ़ सके। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वहाँ से बच्चा आसानी से पढ़ सके, मतलब उसका एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ओपन एजुकेशन सोर्सेज, जिनका एक्सेस सबको होता है, सारे सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं इस तरह के रिसोर्सेज, चाहे वो ऑडियो बुक्स हो, प्रिंटेड मटेरियल हो, ऐसी और चीज़ें भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है NCTE वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। NCTE की फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ज़रूर पढ़ के जाना। NCTE क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसे एस्टैब्लिश कब किया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये एक्ट आया था वैसे 1993 में, बट इसके एस्टैब्लिशमेंट में के बारे में बात करें तो 17 अगस्त 1995 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो एस्टैब्लिश स्पेशली वर्ड यूज़ किया है, पूछा है, तो आप हम आंसर भी 1995 इसका करते हैं। नेक्स्ट है स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस एज। स्कूल्स को सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, वो हैं क्यों, कैसे? They preserve and instill the values of our culture in future generation. They suggest ways and means for social progress. They suggest solutions to social problems. They are established by the society. तो सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में इस बात के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्कूल में या हमारा जो करिकुलम है, एक तरह से वो किसी भी समाज या सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है उसे ही दर्शाता है, उसे शो करता है। उसमें हमारे कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसका काम क्या है, मतलब कैसे इन्हें सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रिजर्व करते हैं, इंस्टिल करते हैं वैल्यूज़ और कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन, है ना। सिर्फ ये नहीं कि दिस सजेस्ट वेज एंड मीन्स और सोशल प्रोसेस या सोल्यूशन बताते हैं या सोसाइटी ने इस्टेब्लिश किया, सिर्फ इसके लिए नहीं, क्योंकि ये प्रिजर्व करते हैं किसी भी कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए, है ना। वहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें, मतलब जैसे छोटे बच्चे उन्हें सिखाया जाता है अपने कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, बहुत बहुत सारी चीज़ें, है ना, ऐसे फिर नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया जाता है। तो मेन इसका पर्पस, मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन बोलने का मेन बेसिकली रीज़न यही आ जाता है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है डैश बिलीव्ड इन ए जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट को दिया है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की हुई है। एक 2 फैक्टर या 3 फैक्टर थ्योरी आ जाती है, जिसमें 2 फैक्टर कौन कौन से, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। तो जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीयरमैन। थर्स्टर ने तो प्राइमरी एबिलिटीज़ के बारे में बात की थी, स्टर्नबर्ग ने प्रोसेस के बारे में बात की थी और गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को किसके लिए प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट है ये प्रेजेंट लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप या रिसर्च। ये आपका जो टीजीटी कमीशन का पेपर आने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है और कोई भी आप टीचिंग का एग्जाम देते हो वहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंफर्म टॉपिक रहता ही रहता है ना। और जॉन डेवी प्रैग्मेटिस्ट हैं, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म हैं। इन्होंने बोला कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एजुकेशन या करिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को प्रेजेंट लाइफ के लिए तैयार करना है, जिसके लिए इन्होंने कोट भी दिया है, एजुकेशन एज लाइफ। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। ठीक है, आज से रिलेट करना है। तो राइट आंसर इसका ए आएगा और कोट याद रखना है, एजुकेशन एज लाइफ। नेक्स्ट है द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम कम्युनीज, लैटिन वर्ड है विच मीन्स। वैसे तो कम्युनिकेशन वर्ड और एग्जैक्टली बात करें तो कम्युनिकेट से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब तो ट्रांसमिट करना होता है, बट इसका भी रूट वर्ड जो है वो कम्युनीज आ जाता है, जिसका मतलब कॉमन या टू शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे कॉमन ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना। रूट वर्ड से पूछा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। अब मान लो पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि डेवलप होंगी। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। जब आप पब्लिकली बोलते हो तो ऑब्वियसली जिस चीज़ के बारे में बोलते हो अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे ऑडियंस को, है ना। कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। लैंग्वेज में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे स्पीकर जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही तो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है।
अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन करता है, कभी ऊंचा, कभी स्लो, कभी किसी तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, बट कंट्रोल ओवर इमोशंस ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट आ जाता है। तो नॉट पूछा है तो राइट आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा प्लान इज़ बेस्ड ऑन, ये जो पीछे क्वेश्चन था ये वैसे यूजीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने। बुनियादी शिक्षा प्लान आपको पता ही किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी महात्मा गांधी वाली भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी जो थिंकिंग है वो भी पढ़नी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ही आ जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन इज़, करेक्टिव फॉर्मेशन का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या हो सकता है। इन्होंने पेडागोजिकल फॉर्म के भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ही सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना। टीचिंग वर्चुअस थ्रू रिलीजियस बुक्स, ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलिस्ट लेक्चर ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू इन लाइफ, टीचिंग बाय हाई करेक्टर टीचर्स, या रिवॉर्डिंग वर्चुअस बिहेवियर एंड प्रेजेंटिंग हाई करेक्टर मॉडल्स इन द स्कूल। तो सिर्फ रिलीजियस बुक से पढ़ाने से तो सही इफेक्टिव मेथड नहीं होगा, सिर्फ स्पेशलिस्ट को बुला लेने से भी नहीं, सिर्फ हाई करेक्टर के टीचर पढ़ाएं ये भी नहीं। हम रिवॉर्ड करें जब बच्चा अच्छा बिहेव करता है ना, और ख़ुद भी प्रेजेंट करें हाई करेक्टर मॉडल। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इमोरल बिहेव करो और बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखो कि उनका करेक्टर मोरल होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो उनके बिहेवियर को भी रिवॉर्ड करना है, खुद भी उनके आगे मतलब रोल मॉडल बनना है आप। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट हुआ है प्रीवियस एग्जाम में भी। तो 3 कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस क्या हैं। जब भी 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, एक टीचर आ जाता है, एक स्टूडेंट आ जाता है, दूसरा करिकुलम या इन्वायरमेंट वगैरह आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन बनता है ना, वो टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन बनता है। बाकी सारी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही हमारा सही ऑप्शन है ना। एजुकेशन की जगह करिकुलम या इन्वायरमेंट वर्ड भी यूज़ कर सकता है, बट टीचर और स्टूडेंट मेन तो रहते ही रहते हैं, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारे पास है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करें। पेडागोजिकल फॉर्म के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, जैसे यूजीसी नेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे आपके पीजीडी के पेपर हुए हैं, रिपीटिशन हो रहा है कुछ क्वेश्चंस का, तो ये भी ध्यान रखें कि अभी तक जो पेपर हुए हैं उनको भी ज़रूर एक बार देख के जाएं कि बीएड पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉक टेस्ट रखेंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होते रहे। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनका भी 19 को एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका भी अपकमिंग वीक्स में है वो भी अपनी तैयारी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।